नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हमने डिस्कस कर लिया है लाइट वाले चैप्टर को हमने जारी कर रखा है, जिसमें से रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन को कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के अगला वाला जो है, यानी परावर्तन के अगला वाला जो है अपवर्तन। अपवर्तन में भी आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। ठीक है, अब तक हमने परावर्तन डिस्कस किया है, आज डिस्कस करेंगे अपवर्तन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम लेंस से पहले तक का डिस्कस कर लेंगे, यानी प्रिज्म को, और क्या है रिफ्रैक्शन, इसकी कुछ कंडीशंस क्या हैं, और कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंस, क्योंकि लेंस में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए उसे हमने अलग रखा है। ठीक है, तो आइए, रिफ्रैक्शन क्या है। हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि मान लीजिए ये कोई लाइन है जो डिवाइड करती है पहले मीडियम को और दूसरे मीडियम को, है ना। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कितना है, μ1, कुछ लोग n1 लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, और यहां पे है μ2, कुछ लोग n2 लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब तक हमने पढ़ा है कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई प्रकाश की रे जाएगी, लाइट रे जाएगी, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। प्रकाश की इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको आगे बता दूंगा। हिंदी में कहें तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, केवल इतना याद रखो। डेविएशंस का, आपको विचलन का कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, व्हेन अ प्रकाश रे पासेस फ्रॉम वन टू एनदर, यानी प्रकाश रे जब, जो कि लाइट रे है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, बस वही रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बस अपना मीडियम चेंज कर दे, रिफ्रैक्शन होना तय है। ठीक है, मान लीजिए यहां से लाइट रे आई, अब जाहिर सी बात है कि ये अपने पाथ से डेविएट होगी कब, जब इसका μ2 होगा, यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग होगा। अगर ये ज्यादा है, डिपेंड करेगा कि लाइट रे किस तरफ जाएगी। अगर μt इज ग्रेटर देन, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। क्लियर है मामला, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा, मैं जब आपको बता रहा था कि डेविएट नहीं होगी, वो क्या कंडीशन है, जब ये लाइट रे जब यहां से जाएगी ना अलोंग टू नॉर्मल, तो डेविएट नहीं होगी, जबकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जाएगी लेकिन डेविएट नहीं होगी। लेकिन रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे हम केवल इतना कहेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, बस इसी को रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्शन के वही दो लॉ हैं, उन्हें भी देख ही लेते हैं। पहला क्या है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टिव रे, और दिस इज नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। आई एन इंसिडेंट रे, refractive ray and normal lies in the same plane। ठीक है, ये हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा है स्नेल्स लॉ, विच इज वेरी पॉपुलर। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो इसका साइन डिवाइडेड बाई इसका साइन एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, कुछ लोग इसे एन लिखते हैं, हम म्यू लिख देते हैं, लेकिन यहां पे ये एक रिलेटिव है, तो कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। असल में जो इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है, μ2 अपॉन μ1, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। लेकिन याद करने में आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप इसे ऐसे याद करिए, μ1, अच्छा यहां साइन आई आएगा, ठीक है, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, यानी इससे आप कभी भूलेंगे नहीं कि किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट का एंगल, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड का एंगल, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट का एंगल,
सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड का मीडियम। ये आपको याद रखना है, इसी से आपका काम हो जाना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। हमने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। तो ये रहा रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, क्या कि v अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए म्यू से तो विच इज कांस्टेंट, यही तो होता है। तो इससे हमें एक चीज पता चल चुकी है। क्या पता चल चुकी है? कि अगर किसी मीडियम में लाइट जाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। कितनी स्लो हो जाएगी? इतनी, म्यू टाइम स्लो हो जाएगी। यानी अगर हम वेलोसिटी ऑफ स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना चाहें किसी भी मीडियम के अंदर तो क्या निकलेगी? c अपॉन म्यू। म्यू वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया है, ये याद रख लीजिए। अब क्योंकि c कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है, इसलिए इसे हटा के हम एक नया फॉर्मूला और बना सकते हैं। क्या? v1 μ1 इक्वल टू v2 μ2। ठीक है, इससे कौन से वाले क्वेश्चंस होंगे? इससे वो वाले क्वेश्चंस होंगे कि पहला मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इसमें लाइट की स्पीड इतनी है, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, ये वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। उसमें आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? v1 μ1 इक्वल टू v2 μ2। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे? हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n इज फ्रीक्वेंसी। अगर इसकी वैल्यू को यहां रखें तो क्या हो जाएगा? n1 λ1 μ1 n2 λ2 μ2। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि n जो है रिमेन्स कांस्टेंट। n जो है वो किसी भी मीडियम के लिए पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए चेंज नहीं होती है, विच इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसलिए वो हर मीडियम में कांस्टेंट रहेगी। तो n1 n2 ना लिख के हम केवल n लिखेंगे, है ना, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। अब क्योंकि दोनों n एक जैसी हैं तो इसे हटा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा फाइनली? λ1 μ1 इक्वल टू λ2 μ2। ये वो फॉर्मूला है जिसपे आपका क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है। ठीक है, तो मैं नंबरिंग कर देता हूं। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, विच इज स्नेल्स लॉ। इसी का सेकंड ये है, फिर आपको ये याद रखना है, फिर आपको ये भी याद रखना है, ये तो याद रखना ही है, और ये 6 फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्शन के जो आपको याद रखने हैं और आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्शन एक स्लैब से कैसे होता है। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, या अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, मैं जब तक इसे रफ करता हूं। ओके, तो अब देखिए एपरेंट डेप्थ यानी आभासी गहराई, या कहें एपरेंट डेप्थ। देखो क्या है एपरेंट डेप्थ? मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, और आप इसमें, ये आपकी आंख है और आप इसमें कोई चीज़ को पड़ा हुआ देखते हैं। आप कहेंगे इतनी बड़ी आंख, ये मैं बस बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, असल में ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कॉइन है इससे लाइट रे जाएंगी, जाहिर सी बात है ना। मान लो कि ऐसे गई, क्योंकि ये डेंसर है, पानी में पड़ी हुई है, डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो ये मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हटेगी, बिल्कुल हटेगी भाई। ऐसे ही यहाँ से जाएगी कोई रे, ये और दूर हटेगी, है ना। तो क्या होगा, इसे ये कहाँ दिखेगा, इसे ये दिखेगा जहाँ ये पीछे मिलती हुई दिखेंगी, यहाँ, ठीक है। यदि यहाँ से देखेगा तो इसे कहाँ दिखेगा, कॉइन यहाँ पे। असल में कॉइन कहाँ पे है, यहाँ पे। दिख कहाँ रहा है, यहाँ पे। इसी को कहते हैं एपरेंट डेप्थ, आभासी दूरी या आभासी गहराई। समझ गए बात को। ये यहाँ पे आभासी दिख रही है, ये रियल है, दिस इज कॉल्ड डी। ये रियल डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ है, यानी ये वास्तविक दूरी है, गहराई है, ये आभासी गहराई है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि कैसे निकालेंगे हम ये जो एपरेंट डेप्थ है उसे हम कैसे निकाल पाएंगे। एपरेंट डेप्थ के लिए भी तो हमें कुछ पता होना चाहिए, है ना।
मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, जब आप पानी में देखेंगे किसी सिक्के को डाल के, और जब पानी बिल्कुल शांत हो जाए, स्टिल हो जाए, और जब आप उसमें ऊपर से झांकेंगे और आप हाथ डालिए, जब आप हाथ डालेंगे तो आपको एक बार में जो है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिक्का पड़ा है यहाँ पे, सिक्का पड़ा है यहाँ पे और आपको दिख रहा है यहाँ पे। जब आप हाथ डालेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ पे हाथ लेके आएंगे और वो सिक्का जो है आपके हाथ में नहीं आने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखो, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू जो रियल डेप्थ है डिवाइड बाई म्यू आई अपॉन म्यू आर। ऐसे याद रखो इसे आप, जो एपरेंट डेप्थ है इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू आई अपॉन म्यू आर। म्यू आई क्या है? जहां से इंसिडेंट रे आ रही हैं, और म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टर, जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस केस में ये म्यू आई है, ये म्यू आर है। ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला आप समझ गए। इसे म्यू वन अपॉन म्यू टू भी लिख रखा है कई जगह पे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि इंसिडेंट कहां से हो रहा है भाई, रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है। रिफ्रैक्शन इस तरफ हो रहा है तो इसे नीचे रखना है, इसे ऊपर रखना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। अच्छा, आपको मैं एक और नई चीज बताता हूं इसके अलावा, वो है स्लैब। स्लैब यानी ये कोई स्लैब है कांच का, ठीक है। तो इस पे जब कोई हम रे इंसिडेंट करेंगे, इसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जाहिर सी बात है ये जहाँ पे जब ये निकलेगी यहाँ से तो इसके अंदर एक रिफ्रैक्शन होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये इसका अगर नॉर्मल कहें तो ये डेंसर है, झुकेगी इस तरफ, फिर से रेयर आ गया तो ये दूर निकलेगी। तो देखो असल में इसे जाना कहाँ था, यहाँ पे निकली है यहाँ, यानी रिफ्रैक्शन तो हुआ है, थोड़ा सा शिफ्टिंग भी हुई है, डेविएशन भी हुआ है। तो इसमें अगर हमें निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए, ये वाली डिस्टेंस विच इज कॉल्ड, कुछ भी लिख लो इसे आप, चलो ए बी सी डी कर लेते हैं, ए बी, शिफ्टिंग को यहाँ से देख लेते हैं, सी डी है कहीं नहीं, ए बी सी कर लेते हैं। हमें निकालनी पड़ जाए ए बी, अगर हमें ए बी निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, टी अपॉन कॉस आर, यानी थिकनेस ऑफ द स्लैब डिवाइडेड बाय कॉस का रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? एक सेकंड गेट पे कोई है, एक मिनट, ओके सॉरी फॉर दैट। तो मैं कह रहा था कि अगर ए बी है तो ए बी क्या है, टी अपॉन कॉस आर, टी क्या है थिकनेस, और कॉस आर, कॉस यानी एंगल है किसका, रिफ्रैक्शन का। अच्छा, अगर हमें डेविएशन निकालना पड़ जाए कि कितना डेविएट हुई है, असल में तो इसे यहां जाना चाहिए था, लेकिन ये कहां आ गई है, यहां शिफ्ट हो गई है ना, तो ये बीच में डेविएशन जो है बी सी, चलो मैं ये लिख देता हूं, ये कितना है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल यही लिख दो, टी अपॉन कॉस आर इनटू, आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको वहां पे भी डेविएशन सिखाए थे, डेविएशन कैसे निकलते हैं, सॉरी अरे यार ये गलत हो गया है, ठीक है, ऐसे डेविएशन निकलेगा, ये असल में जानी यहां चाहिए थी, आ यहां गई है, तो ये पूरा एंगल कितना है, आई, आई में से आर घटा देंगे, क्या आ जाएगा, आई माइनस आर, तो बस वही करना है, साइन आई माइनस आर। समझ में आ गई बात? ये इसके इक्वल होता है, अपोजिट एंगल है, तो ये भी आई होना चाहिए था, इसमें से इतना घटा दो, इतना डेविएशन हुआ है, आई माइनस आर, तो ये डेविएशन हो गया। ये किसके लिए है, स्लैब के लिए। तो स्लैब में आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ए बी क्या है, जो पाथ है उसका अंदर स्लैब के क्या है, टी डिवाइडेड बाई कॉस आर, और बी सी क्या है, टी डिवाइडेड बाई कॉस आर, जो कि यहीं से लिया गया है इनटू साइन। ठीक है, वैसे ये ट्राइंगल बनना है एक, अगर इसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तब भी यही निकल के आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें फिर वही दिक्कत होगी, आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, डायरेक्ट याद ही कर लो यार, आई माइनस आर। ठीक है, अच्छा एक चीज और रह गई है, मैं आपको कहाँ बता दूं, यहाँ बता दूं इधर, कि अगर कई सारे स्लैब्स हों, चलिए मैं मिटा के ही बता देता हूं, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए कभी कभी क्या होता है कि वो आपको एक स्लैब ना देके कई सारे स्लैब्स दे देता है, यानी ऐसे ऐसे करके स्लैब्स दे देता है, और भी दे सकता है, और ऐड कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से लाइट रे आई, फिर चूंकि वो तो कैसे भी हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े जाएगी, डिपेंड करेगा कि इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना था, ठीक है। ये नॉर्मल है। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या रखना है, जैसे मान लीजिए ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, ये थीटा 3 था, ये थीटा 4 था, ये थीटा 5 था, यहाँ से थीटा 6 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये μ1, ये μ2, ये μ3, ये μ4, ये μ5, और इसे मान लीजिए ये जो भी है, अगर ये दोनों सेम है तो फिर से μ1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो स्नेल्स का लॉ मैंने क्या बताया, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, दिस इक्वल टू दिस। अब अगला कैसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू दिस, μ2 sin θ2 इक्वल टू μ3 sin θ3, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ऐसे होता रहेगा। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, किसका प्रोडक्ट, म्यू और साइन का बराबर है। ऐसे करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायरेक्टली ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास 5 स्लैब हैं, 5 स्लैब दे रखे हैं और दे रखा है कि मीडियम सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ5 sin θ5, बीच के छोड़ के सीधे 5 पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको माइंड के अंदर याद रखनी है। इनको अगर आप याद रख लेते हैं तो आपके जो है सवाल आसानी से हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए अगला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, TIR विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इससे पहले मैं आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में बता देता हूं। यानी क्रांतिक कोण, ठीक है। क्रांतिक कोण के बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो देखो क्या है क्रिटिकल एंगल, फिर वही चलते हैं। मान लीजिए कि नीचे वाला जो मीडियम है वो डेंसर है, ठीक है। नीचे वाला डेंसर है, ऊपर वाला रेयरर है। नीचे वाला सघन है, ऊपर वाला विरल है। अगर हमने यहां से कोई लाइट रे इंसिडेंट की, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो दूर भागेगी, ठीक है भाई, ठीक है। अब हम क्या करें कि इसको यानी आई जो एंगल है इसे अगर बढ़ाते जाएं यानी कभी इधर ले आएं तो ये और इधर हो जाएगी, फिर और ले आएं तो फिर और इधर हो जाएगी, और धीरे धीरे करके ये इस लाइन पे लाई कर जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि हम आई को इतना बढ़ा चुके होंगे कि ये इस पे लाई कर जाएगी, यानी रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 90। एंगल तो यहां से बनता है ना, नॉर्मल के साथ बनता है। जब ये यहां आ जाएगी तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। जब r इक्वल टू 90 हो जाएगा तो हमारा I जो है IC हो जाएगा, विच इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए क्या सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, क्या कंडीशन आपके सामने आ सकती है, वही है स्नेल्स लॉ लगाओ दोनों मीडियम के लिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर। अब क्रिटिकल कंडीशन पे क्या होगा, एट क्रिटिकल कंडीशन क्या होगा, आई की जगह तो आईसी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, और आर की जगह क्या हो जाएगा 90, और साइन 90 क्या होता है 1, साइन आई सी इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई। ये कंडीशन है किसकी, क्रिटिकल एंगल की। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्रिटिकल एंगल म्यू आर अपॉन म्यू आई, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, इजी सा मामला चल रहा है, ये सब आपको आता है, ठीक है। अब मैंने ये आपको क्यों बताया है, मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि अब अगर मैं क्रिटिकल एंगल से इस रे को बढ़ा दूं,
अगर मैं क्रिटिकल एंगल से इस रे को बढ़ा दूं तो ये ऊपर ना जाके कंप्लीटली नीचे आ जाएगी, यानी रिफ्लेक्शन शो करेगी, सेम वापस उसी मीडियम में लौट आएगी। इसे क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द रे। ठीक है, इसी को कहते हैं TIR। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? नंबर 1, जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए IC से, यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा है मीडियम जो है वो डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, यानी जो रे है वो डेंसर से किस में जानी चाहिए? रेयरर में। ये दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सारी चीजें बता चुका हूं। अब बढ़ते हैं प्रिज्म की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। ओके, तो आइए चलते हैं प्रिज्म पे। प्रिज्म ऐसा दिखता है, असल में ऐसा दिखता नहीं है, दिखता तो बहुत ही अलग तरीके से है। अगर आपने देखा होगा, वैसे रखा है हमारे पास प्रिज्म, मैं आपको कल दिखाऊंगा, अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, कल दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा नहीं होता, वो होता है कुछ कुछ ऐसा ही होता है क्या है? टेंट मान लो, जैसे टेंट होता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसे यहाँ पे। हाँ सही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। टेंट जैसे लगता है ना, बिल्कुल वैसा ही प्रिज्म होता है। वैसे मैं कल आपको दिखा दूंगा कैसा होता है प्रिज्म। ठीक है, तो लाइट जो है उसके उस वाली सरफेस से इस वाली सरफेस पे निकलेगी, तो अगर हम इधर से देखेंगे तो ये दिखेगा हमें, इसलिए प्रिज्म को ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो, जब लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट करती है तो ऐसे करके ऐसे निकल जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। इस एंगल को A कहते हैं। अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो I और E, ठीक है, ये I हो जाएगा। और अगर इन्हें पीछे की तरफ लौटाएं तो जानी यूँ चाहिए थी, ये हो गई डेविएशन, हो गया डेल्टा। इसे कहते हैं R1, इसे कहते हैं R2। बहुत छोटी छोटी डिटेल हो गई है। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस और फॉर्मूले हैं, वो आप याद कर लो, बाकी ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले डेल्टा। डेल्टा कैसे निकलता है? I प्लस E माइनस A। R1 और R2 को जोड़ दें तो वो A के इक्वल हो जाता है। फिर आती है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। मिनिमम डेविएशन में क्या होता है? I इक्वल टू E हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो ये I प्लस I 2I हो जाएगा, 2I माइनस A। ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आपके सामने है। मिनिमम डेविएशन में, यानी न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ये भी होता है कि R1 और R2 बराबर हो जाते हैं। ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे, और R इक्वल टू क्या आ जाएगा? A/2। ये फॉर्मूले है प्रिज्म के, और एक सदाबहार फॉर्मूला तो आपको पता ही है, विच इज N इक्वल टू साइन A प्लस डेल M/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2, वेयर A क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, या कहें रिफ्रैक्शन का एंगल। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं, डेल M न्यूनतम विचलन कोण, A वही है, साइन जानते ही हैं, N जानते ही हैं, I जानते हैं, इंसिडेंस है, ये इमर्जिंग है, A जानते ही हैं, R जानते ही हैं, R1 R2 मैं आपको बता चुका हूँ। ये फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, मोटे मोटे से, किसके? प्रिज्म के। प्रिज्म के अंदर एक ग्राफ आता है, वो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। तो इसमें क्या है? ये तो डेल्टा का है और ये इंसिडेंस एंगल का है। तो क्या होगा? ये वाली कंडीशन केवल एक बार मिलेगी, यानी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, यानी न्यूनतम विचलन की कंडीशन आपको केवल एक बार मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब I और E इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हर कंडीशन आपको दो दो बार मिलनी है। देखो, एक बार यहां मिलेगी, एक बार यहां मिलेगी। यानी अगर आपको कोई भी डेविएशन चाहिए, कोई भी विचलन कोण चाहिए, तो I की दो वैल्यूज पे वो मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो कैसे मिलता है? देखो, मान लीजिए पहली कंडीशन ऐसी थी कि I बराबर 30 था और E इक्वल टू 60 था, और डेविएशन कुछ भी आया, मानो कुछ भी आया, 5, 6 जो भी आया। अब सेम कंडीशन 5 के लिए वो कब आएगी? जब I इक्वल टू 60 हो जाएगा और E इक्वल टू 30, यानी ये रिवर्स हो जाते हैं। दो बार कंडीशन मिलेगी, एक बार I जब R हो जाएगा, दूसरी बार R जब I हो जाएगा।
सेम कंडीशन मिलती है। क्लियर है मामला? अच्छा, ये है ग्राफ। अगर आपसे कभी पूछ ले तो ये है किसका? डेविएशन का। किसके रेस्पेक्ट में? इंसिडेंस एंगल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? और कुछ इसमें रह रहा हो तो मुझे बताएं। अच्छा, एक और चीज रह रही है इसमें। कभी कभी क्या होगा कि जो इंसिडेंस एंगल है अगर वो 2IC क्रिटिकल एंगल के डबल से बड़ा हो जाए तो कोई भी रे इस प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगी। समझ रहे हैं आप? कितनी भी लाइट डाल लो प्रिज्म के अंदर वो बाहर नहीं निकलेगी। क्या कंडीशन है उसकी? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल के डबल से। ठीक है, तो ये प्रिज्म के फॉर्मूले हैं। इसके अलावा मुझे तो कुछ लगता नहीं है कुछ भी इंपॉर्टेंट है। एक और फॉर्मूला अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो है पतले प्रिज्म के लिए। जो थिन प्रिज्म होते हैं उसके लिए डेल्टा इक्वल टू n-1 इंटू ए। क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। दिख रहा है इसमें? एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है, मैं फिर से लिख देता हूं। यहां लिख देता हूं, ठीक है? फॉर थिन प्रिज्म, तो अगर आपको डेल्टा निकालना है तो n-1 इंटू ए। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि थिन प्रिज्म है दिया है कि नहीं? तो अगर एंगल जो है, जो ए की वैल्यू दे रखी है, अगर वो 12 या 12 से नीचे दे रखी है, 12 या नीचे की तरफ, तो आप मान लीजिए कि वो छोटा या पतला प्रिज्म है। कहीं कहीं 10 दे रखा है, 10 दे रखा है या उससे नीचे, तो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं किसकी? प्रिज्म की, जो आप याद कर सकते हैं। जिसमें पहला फॉर्मूला इसे लिख लीजिए, दूसरा इसे लिख लीजिए, तीसरी कंडीशन ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये और नवीं तो मैं आपको बताइए। बस 8 फॉर्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको डिस्पर्सन रह गया है थोड़ा सा, वो मैं कल करा दूंगा और फिर चलेंगे लेंस की तरफ। लेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे मिस मत करना। मिलेंगे कल टेस्ट में। ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।